नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह और मुद्दे की बात में आज हम बात करने जा रहे हैं उस टकराव की जो भले ही 7 समंदर पार मिडिल ईस्ट में हो रहा है, लेकिन उसकी तपिश आपके घर के किचन तक पहुंच सकती है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव अब सिर्फ बयानबाजी और मिसाइलों तक ही सीमित नहीं रहा, अब यह समुद्री रास्तों की जंग बन चुका है, क्योंकि ईरान ने दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक हॉर्मुज की खाड़ी को बंद करने की धमकी दे दी है। और अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ जहाज नहीं रुकेंगे, बल्कि दुनिया की तेल और गैस सप्लाई भी रुक जाएगी। ये धमकी नहीं, अब इसका असर भी है। रास्ते बंद हैं और साफ तौर पर ईरान की तरफ से यह कहा गया है कि अमेरिका के साथ राजनयिक संबंध जो भी देश अपना खत्म नहीं करेंगे, उनके देश में हम तेल नहीं जाने देंगे और उनके जहाज में हम आग लगा देंगे। अब इसके बाद टेंशन स्वाभाविक है दुनिया के देशों में, और भारत को भी इसको लेकर चिंतित होना स्वाभाविक है, क्योंकि दुनिया की तेल और गैस सप्लाई रुक जाएगी। भारत भी इससे अछूता नहीं होगा, क्योंकि भारत के लिए खतरा और भी बड़ा है। वो इसलिए क्योंकि भारत का करीब 60% गैस और 50% तेल इसी रास्ते से होकर आता है। यानी अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ पूरी तरह से, तो उसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक ही सीमित नहीं रहेगा, उसकी मार सीधे भारत की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जेब पर भी पड़ेगी। जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक कतर एनर्जी ने अपनी सप्लाई रोक दी है, और इसका कारण यह है कि ईरान लगातार ड्रोन हमला कर रहा है। वहीं भारत की सरकारी तेल कंपनियां आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल अब वैकल्पिक सप्लाई के लिए अमेरिका की ओर देख रही हैं। करीब 22 लाख टन गैस का करार जरूर हुआ है, लेकिन सवाल यहां है कि क्या यह भारत की जरूरतों के लिए काफी होगा, क्योंकि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता रुकने से सिर्फ जहाज ही नहीं रुक रहे हैं, बल्कि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी भी खतरे में पड़ गई है। और आपको हम ये भी बता दें कि ये जो रूट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों जरूरी है। मध्य पूर्व में स्थित हॉर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्र मार्गों में से एक है। यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और आगे अरब सागर से जोड़ता है। इस रास्ते से सऊदी अरब, इराक, ईरान, कुवैत और कतर जैसे बड़े तेल उत्पादक देशों का तेल और गैस दुनिया के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचता है। वैश्विक ऊर्जा की आपूर्ति के लिहाज से यह जलडमरू मध्य बेहद अहम है, क्योंकि यह हर दिन 20 से 21 मिलियन बैरल कच्चा तेल इस मार्ग से गुजरता है, जो दुनिया की कुल खपत का 20% से अधिक माना जाता है। इसलिए इसे वैश्विक ऊर्जा व्यापार की लाइफलाइन भी कहते हैं। और यदि यह मार्ग बाधित जब भी होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल और गैस की कीमतों में भारी उछाल आ जाती है, और इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। ईरान पर इसका कब्जा है, तो ईरान के साथ जब भी कोई टेंशन होता है, पिछली बार भी जब अमेरिका के साथ ईरान पर अमेरिका ने जब हमला किया था, तब भी इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की धमकी ईरान ने दी थी, और इस बार भी वही हुआ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया गया ईरान के द्वारा, और वहां पर आवागमन फिलहाल सुरक्षा को लेकर काफी टेंशन देखते हुए बंद है। तो भारत के लिए हॉर्मुज जल डमरू मध्य का विशेष महत्व है। भारत अपने कुल कच्चे तेल का लगभग 40% और 54% एलएनजी यानी कि तरल प्राकृतिक गैस इसी रास्ते से आयात करता है। इसके अलावा उर्वरक उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले यूरिया के वैश्विक व्यापार के लिए भी यह समुद्री मार्ग महत्वपूर्ण माना जाता है, और इसी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बेहद संवेदनशील और रणनीतिक मार्ग माना जाता है। इसलिए यह सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की कहानी नहीं है, यह जुड़ा है आपकी जेब, आपके किचन और देश की ऊर्जा सुरक्षा से। और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं अपने मेहमानों के साथ मुद्दे की बात में, महायुद्ध तेल का खेल। लेकिन पहले सुन लेते हैं विपक्ष के नेता राहुल गांधी का क्या कहना है, और सरकार की तरफ से पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का क्या बयान है। बेसिकली मेन चीज क्या है, दैट gas is going to be a problem.
petrol is going to be a problem, all fuel is going to be a problem, because essentially our energy security has been compromised. Flawed foreign policy has created this problem. Now, it doesn't matter. अभी क्या करना है? अभी प्रिपेयर करना है. अभी आपके पास थोड़ा सा टाइम है, तो सरकार को, प्रधानमंत्री को एकदम प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रिपरेशन नहीं की तो फिर करोड़ों लोगों का जबरदस्त नुकसान होगा. Honorable Speaker, sir, it should be noted that India was previously importing approximately 60% of the LPG requirements from Gulf countries such as Qatar, UAE, Saudi Arabia and Kuwait, and 40% is produced domestically. Procurement has now been actively diversified, with cargoes being secured from the United States, Norway, Canada, Algeria and Russia, in addition to Gulf sources. The LPG control order issued on 8th March 2026 directed all refineries to maximize LPG yields and channel the entire output of C3 and C4 hydrocarbon streams comprising propane, butane, propylene and butenes exclusively to the 3 oil marketing companies for domestic cooking gas. Hence, in the last 5 days, LPG production has been increased by 28% through refinery directive, and further procurement is actually underway. Modi government's foremost priority is that the kitchen of India's 33 crore families, especially the poor and the underprivileged, do not face any shortage. तो महायुद्ध तेल का खेल, आज इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं. विपक्ष की तरफ से सवाल पूछे जा रहे हैं, सत्ता पक्ष की तरफ से यह कहा जा रहा है कि घबराने की कोई बात नहीं, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है. सरकार इस पूरे मुद्दे को देख रही है, समझ रही है और किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी. और आज इसी को जरा चलिए समझते हैं. हमारे साथ खास मेहमान भी आज इस चर्चा में जुड़ रहे हैं और हम उनसे ये समझने की कोशिश करेंगे. तापस पॉल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के. बहुत स्वागत है सर आपका. दिलीप मिश्रा जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, हमारे साथ इस चर्चा में हैं. दिलीप जी स्वागत है. राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अभिषेक अहलावत जी हमारे साथ हैं और डॉक्टर सलीम अहमद जो प्रोफेसर हैं KR मंगलम यूनिवर्सिटी में, वो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं. बहुत स्वागत है आपका भी अहलावत जी, और सलीम साहब आपका भी. शुरुआत सलीम साहब आपसे हम आज करना चाह रहे हैं कि ये सही में तेल का ही खेल है जो महायुद्ध है, क्योंकि युद्ध की स्थिति है उस पर तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि कितना बड़ा प्रहार अमेरिका की तरफ से हो रहा है और किस तरह से उसका इम्पैक्ट ईरान पर देखने को मिल रहा है, ईरान का क्या जवाबी हमला है, इस पर तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं. क्या ये महायुद्ध इसी को लेकर है, तेल के खेल को लेकर ही, तेल और संसाधनों की ही पूरी की पूरी राजनीति और कब्जाने की का कारण ही है ये युद्ध? सबसे पहले आपको बहुत बधाई मुझे प्रोग्राम बनाने के लिए. देखिए, राजनीति मुद्दों की राजनीति, और राजनीति में अगर मुद्दे नहीं होंगे तो फिर राजनीति कैसी होगी. और अगर आप बहुत पावरफुल हैं तो ये आपके ऊपर तय करता है कि कब आप मुद्दे बना सकते हैं और कब आप उनको दबा सकते हैं. और अमेरिका इसमें बहुत माहिर रहा. अभी तक अगर आप पिछले 75 से 80 साल का इतिहास देखें तो आप देखेंगे अमेरिका ने बहुत बड़े बड़े मुद्दे बनाए हैं और उनको दबाया. तो आज तेल का जो खेल चल रहा है ये भी उसी की एक कड़ी है. ये कोई नया नहीं है, बल्कि अमेरिका की ये सोची समझी साजिश थी कि हम ईरान में सत्ता परिवर्तन करेंगे, उसका डेमोक्रेटाइजेशन करेंगे, पूरे दुनिया को दिखाएंगे कि किस तरह से वहां पे रिजीम ने जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया है, डेमोक्रेसी को किस तरह से सप्रेस किया है. और जब अपने मकसद में कामयाब हो जाएं तो उसके बाद वहां पपेट गवर्नमेंट होगा, ईरान के जो संसाधन है वो उनके कंट्रोल में होंगे, स्ट्रैटेजिक जो लोकेशंस है उन पे उनका कब्जा होगा, और बहुत सारी चीजें जो हैं वो इसके साथ में जुड़ी हुई हैं. तो ये पूरा जो खेल है संसाधनों का है, जियो पॉलिटिक्स का है, जियो इकोनॉमिक्स का है. लेकिन इस एक्सरसाइज को करने को अमेरिका ने बहुत जल्दबाजी की. ट्रम्प साहब जो हैं वो ईरान को समझ नहीं पाए, उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको वो इवैल्यूएट नहीं कर पाए, और बहुत जल्दबाजी में उन्होंने ईरान के ऊपर हमला किया.
तो ये सारा जो खेल है ये तेल के आसपास तो घूम ही रहा है, क्योंकि ईरान जो है गैस और तेल दोनों का बहुत बड़ा जखीरा है और आने वाले समय में तेल और गैस जो है वो दुनिया के सभी देशों की जरूरत है। और ईरान ने जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल किया है, ये दिखा दिया है कि पूरी राजनीति जो है वो तेल और एनर्जी के इर्द गिर्द घूम रही है। ठीक है, अभी इस पर हम आपके पास और आगे आते हैं। दोनों हमारे साथ पॉलिटिकल पार्टीज के प्रतिनिधि हैं, उनसे भी हम जरा समझेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर अभिषेक अहलावत, आप ये बताइए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अशांत है, ग्लोबली इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, भारत पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। सलीम साहब भी कह रहे हैं कि स्वाभाविक है पड़ना, क्योंकि ये रास्ता ऐसा है, अगर भारत के लिहाज से देखें तो 60% से ज्यादा आयात तो हम इसी रास्ते से करते हैं ना जी। 60 से लेके 70% तक जो गैस आपूर्ति है वो हमारी वहीं से है जी। और इसके ऊपर असर जिस तरीके से पड़ रहा है, अभी आपने देखा होगा पिछले 10-12 दिन के अंदर हमारे जयशंकर साहब और जो ईरान के विदेश मंत्री हैं उनके बीच में कई बार मीटिंग्स हो चुकी हैं, लगभग 3 बार मीटिंग्स हो चुकी हैं। आज की खबर यह है कि एक यूएस वेसल था, ऑयल वेसल था, जिसके झंडा तो मार्शल आइलैंड्स का था पर वो था यूएस वेसल और वो भारत आ रहा था, भारत बाउंड था। तो उसके ऊपर मिसाइल डाली गई, उसमें एक क्रू मेंबर जो कि इंडियन था वो मारा गया है, उसमें से ज्यादातर लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। परंतु उसके बाद और वेसल्स के विषय में बातचीत हो रही है, एक वेसल भारत आई भी है। तो ये समझा जा रहा है कि भारत और ईरान के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बन रही है कि भारत आने वाले तेल और गैस को ना रोका जाए, क्योंकि हम न्यूट्रल हैं, ना तो हम ईरान के साथ हैं, ना अमेरिका के साथ हैं इस युद्ध में, ना इजराइल के साथ। और जहां तक एक मैं CNN और फॉक्स न्यूज देख रहा था, तो वहां पे जो रिटायर्ड लीडरशिप है वहां की अमेरिका की, उन्होंने जब उनसे पूछा गया कि इस जंग को रोकने का क्या प्रस्ताव हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि एक न्यूट्रल पार्टी को जो दोनों के साथ दोस्त हो उसको बीच में बैठा के इससे बातचीत करनी चाहिए। तो मुझे आश्चर्य हुआ और खुशी भी हुई है जान के कि उन लोगों ने इंडिया का नाम लिया इसके विषय में, कि इंडिया एक न्यूट्रल ऐसी पावर हो सकता है जो इस युद्ध के बीच में मध्यस्थता कर सकता है। जी। अब ये तो है कि इसका इम्पैक्ट भी पड़ेगा, लेकिन इस बीच जो बातचीत हो रही है उस बातचीत का क्या सकारात्मक असर देखने को मिलेगा? आज जहाज आया है, हाँ। उसके बाद से ईरान ने हमें भरोसा दिलाया कि जो इंडिया बाउंड वेसल्स होंगी उनके ऊपर हम हमला नहीं करेंगे। ये हमें भरोसा तो दिलाया है, पर देखिए युद्ध है। हाँ। ईरानी किस तरीके से युद्ध कर रहे हैं, वो उन्होंने अपने सारे पड़ोसी नहीं छोड़े जो उनसे बॉर्डर लगे हुए, तो हमारे साथ वो देखते, ये उन्होंने भरोसा तो दिलाया। अब दिलीप मिश्र जी जरा बताइए, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। सरकार बार बार ये कह रही है, क्योंकि अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव में बात करें तो इसका असर जाहिर सी बात है कि जब खाड़ी के देशों में, मध्य एशिया में, इस इलाके में कुछ भी डिस्टर्बेंस होता है तो हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ा था जब इराक के साथ अमेरिका का युद्ध चल रहा था, और अभी भी जो चल रहा है उसमें भी हमारे पास असर तो दिखाई दे रहा है। हम उससे कैसे बाहर निकलेंगे ये अलग बात है, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन सरकार ये कह रही है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, संसद के अंदर और संसद के बाहर। फिर भी आपको विश्वास नहीं है, आप मतलब विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि स्थिति बहुत भयावह होने वाली है। सरकार को क्या आपको लगता है कि सरकार सही ढंग से इस सिचुएशन को रीड नहीं कर पा रही है, समझ नहीं पा रही है? आनंद जी नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को। सरकार की सबसे बड़ी जो कमजोरी है वो यही है कि सरकार कहती है कि कुछ नहीं होगा। याद करिए नोटबंदी, याद करिए कोरोना, याद करिए लाइन में लगा हुआ थे, नरेंद्र मोदी जी ने लाइन में लगवाया तब कहा कि हमें फांसी दे देना 50 दिनों के अंदर अगर सब सक्सेस नहीं होगा तो। सरकार जब ये कहती है कि सब कुछ सही है, इसका मतलब है सरकार कुछ छुपाती है, पहली बात। अब दूसरी बात समझिए आप, इस पूरे युद्ध में इंडिया न्यूट्रल, अब हम बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है वो आपको बाद में जाके पता चल जाएगा। न्यूट्रल स्थिति यही थी कि हम बोल रहे हैं कि इजराइल सही कर रहा है, जबकि इजराइल एक छोटा सा देश होने के बाद भी मासूमों की हत्या कर रहा है। हम अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े हैं। ऐसा इतना मजबूर भारत देश कभी नहीं था, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हो पूर्व प्रधानमंत्री, चाहे वो इंदिरा गांधी जी हो।
हम कभी इस स्थिति में नहीं थे कि हम अमेरिका की गलत नीतियों को भी सही बताएं। स्थिति आज ये है कि सबसे पहला जो अटैक किया अमेरिका ने वो ईरान के स्कूलों पे किया, मासूम बच्चियों की हत्या की, और उस पे भी भारत सरकार का कोई रिएक्शन नहीं है। पाकिस्तान ने रिएक्शन दिया, छोटी छोटी कंट्रियों ने रिएक्शन दिया, लेकिन भारत सरकार चुप बैठी है। इजराइल दोस्त है ना, इजराइल की दोस्ती है। हम न्यूट्रल जब बोलते हैं तो ये भी चीजें काउंट होती है। ऐसी कंट्रीज जो यूएस के साथ खड़ी हैं, उन्होंने भी रिएक्शन दिया, ये गलत हुआ। खamenei जी की मृत्यु हुई, पहले तो अमेरिका ने ईरान को बहुत ही हल्के में आंक लिया। अमेरिका ने ईरान को वेनेजुएला पार्ट 2 समझ लिया कि हमारे लोग उतारेंगे, खamenei जी को पकड़ेंगे और लेके यूएस चले जाएंगे और सारी सत्ता पे हम अपने आदमी को बिठा के और सारी जितनी नेचुरल प्रोडक्ट्स है उसके हम मालिक हो जाएंगे। ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी, ठीक है। और ईरान की ताकत वहां के लोग और वहां की जो जनता है वो है। आज भारत ने इतना, आज ईरान से जहाज आई भारत, उस जहाज को अमेरिका ने उड़ाया, ठीक। श्रीलंका के लोगों ने वहां पे जाके रेस्क्यू किया। भारत सरकार का एक मिला जुला स्टेटमेंट था, मतलब भारत सरकार इतनी मजबूर है कि वो कहीं भी डायरेक्ट किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकती। मतलब अमेरिका इतना बड़ा देश हो गया है। आज मुझे याद आ रहा है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, जब अमेरिका ने कहा, जब वो पोखरण कर रहे थे, यही अमेरिका कहा था कि हम सारे सेंसस लगा देंगे, आपके कुछ भी नहीं आएगा, हम आपको बंद कर देंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक शब्द कहा था, मुझे फक्र है कि मैं उस देश का नागरिक हूँ। उन्होंने एक शब्द कहा था, आप सेंसर नहीं, आपको जो लगाना है लगाओ, लेकिन भारत परमाणु परीक्षण करेगा। आपको कुछ भी करना है वो आप करना। हमें ऐसे भारत देश की और ऐसे प्रधानमंत्री की हम सोच रखने वाले लोग हैं। हमें नहीं पता था कि एबेस्टीन फाइल में फंसा हुआ प्रधानमंत्री पूरे भारत देश को एबेस्टीन फाइल में डाल देगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है एबेस्टीन फाइल। एबेस्टीन फाइल ने इतना मजबूर कर दिया है कि अमेरिका और इजराइल एक गले की वो हड्डी बन गई है, ना तो वो उगली जा रही है और ना तो वो निगली जा रही है। आज हम अमेरिका जैसी कंट्री आके कहती है कि मैं 30 दिन के लिए मैं भारत को पेट्रोल खरीदने की अनुमति देता हूं। भैया आप हो कौन? अनुमति देने वाला आप कौन होते हो? मतलब भारत का जो डिसीजन होगा ट्रंप बैठ के और ट्रंप के सचिव बैठ के लेंगे, ये स्टेटमेंट है। इजराइल कहती है, इजराइल कहते हैं कि हम 100, एक शब्द है ये पढ़ लीजिएगा, 140 करोड़ भारतीयों को पिट्टू हमने ले लिया है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। हमको खरीदा है, हम क्या बिकने वाले हैं? बिकाऊ है क्या? 140 करोड़ लोगों को बिकाऊ है? बिकाऊ समझा क्या इजराइल? छोटा सा कंट्री है, एक रस्सी बम होता है ना भारत का, तो 10 रस्सी बम पीस के मार देंगे ना तो इजराइल उड़ जाएगा। वो 140 करोड़ लोगों को खरीद लिया है। ताकत देखिए आप, ताकत देखिए। मतलब भारत को इतना छोटा समझा जा रहा है। धंधा भी भारत से करना, व्यापार। अब एक चीज देखिए, आप कह रहे हैं कि ताकत देखिए, भारत को छोटा समझा जा रहा है। हम ये क्यों नहीं समझे कि भारत को बड़ा देखा जा रहा है? भारत का प्रधानमंत्री, एक मिनट सर एक मिनट, भारत का प्रधानमंत्री इजराइल भी जाता है और भारत का प्रधानमंत्री बगल के फिलिस्तीन में भी जाता है। न इससे फिलिस्तीन को कोई ऑब्जेक्शन होता है और न इससे इजराइल को कोई ऑब्जेक्शन होता है। भारत का प्रधानमंत्री या भारत की सरकार, भारत, आज का भारत, अमेरिका और ईरान के बीच और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है उसमें वो अपने को न्यूट्रल कर रहा है। उसके बावजूद तीनों देशों के साथ अपने संबंध हैं। गलत नहीं, एक मिनट। रूस यूक्रेन के साथ युद्ध है, दोनों के साथ भारत का आज भी है। दोनों के पास जाता है भारत और भारत को दोनों वेलकम करते हैं और भारत को मध्यस्थता के लिए कहते भी हैं। तो क्या ये भारत की कमजोरी है कि भारत की मजबूती है? आप मुझे बोलने दीजिए। आप तो इतना बोले, आपको कहां कोई रोक रहा है? आपको मैंने बीच में कभी इंटरप्ट नहीं किया। बोलिए, हाँ बोलिए। रूस यूक्रेन और इजराइल और ईरान दो अलग युद्ध है। दोनों को आप कोरिलेट करने की कोशिश ना करें। सर युद्ध है ना, युद्ध है, भारत की अपनी कूटनीति है। युद्ध नहीं है, ये युद्ध थोपा गया है। अरे तो थोपा, हर युद्ध थोपा जाता है ना सर। अपने से कहा, कोई ना कोई थोप ही रहा होता है। यहां पर भी थोपा ही गया है। ना। ये
आज अमेरिका और इजराइल जो ईरान पे युद्ध की जो थोपा है, उसका सिर्फ एक रीजन है, वहां के खनिज पदार्थों पे, वहां के ऑयल पे, वहां के गैस पे, स्ट्रीट ऑफ हॉर्मोज पे उनका मेन जो टारगेट है स्ट्रीट ऑफ हॉर्मोज। और वही एक एरिया पर कब्जा करने का रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध है। एरिया को कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो स्थितियां हैं, तभी तो युद्ध होते हैं सर। आनंद जी, आप बात को भटकाइए नहीं। युद्ध हम नहीं भटका रहे हैं। रशिया ने कहा था हमको, रशिया ने कहा था हम चाहते हैं कि यूक्रेन नाटो में नहीं जाए। नहीं, मेरा एक सब मेरा हम लोग जो यहाँ पे चर्चा कर रहे थे सर, हम यही कर रहे हैं ना कि हमारे यहाँ क्या वाकई अभी ये स्थिति आ गई है कि हम सड़क पर सिलेंडर लेकर हाहाकार मचा रहे हैं? नहीं, हाहाकार अभी है स्थिति क्या? नहीं, हम कोरोना जैसे महामारी का इंतजार करें कि लोगों को लाइन में लग के मरने का इंतजार करें? हाहाकार क्यों नहीं मचाए? मतलब मर जाने के बाद मनोज तिवारी बैठ के तालियां बजाएं और हर चीज को खाना खा दिया था, उसका इंतजार करें हम? नहीं, ये बड़ा अजीब सा है कि कोरोना से आप इसकी तुलना करने लग रहे हैं। ये परिस्थिति कोरोना महामारी और ये पेट्रोल और इस पर आप तुलना कर लग रहे हैं सर। हर चीज को आप वहीं पर ला रहे हैं। आप कहीं भी किसी भी विषय पर बात होती है तो आप नोटबंदी की बात करने लगते हैं, आप कोरोना की बात कर रहे हैं, वहां की बात कर ही नहीं, एप्स्टीन फाइल पर चले गए। हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, क्या हमारे पास अभी स्टॉक है? अभी हमारे पास स्टॉक है या नहीं? सरकार की बात, सरकार कह रही है कि हमारे पास अभी स्टॉक है, अभी हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, बाकी हम देख रहे हैं, बात कर रहे हैं। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं जो लोग लाइन लगा के सिलेंडर ले रहे हैं, जो मारी मारा कर रहे हैं, वो कांग्रेस करवा रही है, आपका कहना ये है? मेरा ये कहना नहीं, मेरा ये कहना कि क्या ये स्थिति आ रही है ना कहीं से। तो गोरखपुर में गोली क्यों चल गई? सरकार के पास स्टॉक है, योगी आदित्यनाथ ने क्यों कहा कि हम कालाबाजारी मौजूद हम ये नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे? गोरखपुर में गोली क्यों चल गई? अरे लाइन तो पहले भी लगती थी सर, लाइन तो पहले भी सिलेंडर की लगती थी। लोग अपना ईंटा रखकर लाइन में लगते थे, पीछे जाके बैठे रहते थे कि हमारी बारी आएगी, तो लाइन तो पहले भी लगती थी। स्थितियां ऐसी होती हैं। अमेरिका और इराक के बीच जब युद्ध था, अमेरिका और इराक के बीच जब युद्ध था, तब भी ये स्थिति आई थी, क्योंकि वही उसी रास्ते से ही तो ये तेल और गैस आता है। तो स्थिति उस समय भी आती है, तो स्वाभाविक है ये सब स्थिति उत्पन्न होना। तापोश पॉल साहब, जरा आप बताइए कि क्या है स्थिति, लोग सड़क पर क्यों उतर रहे हैं? क्या वाकई क्यों नहीं सरकार उन पर उनको भरोसा दिलाने में सफल हो पा रही है कि अभी जरूर आप घबराइए नहीं, आप जमाखोरी न कीजिए, आपके पास सिलेंडर है, आप उसका उपयोग कीजिए, आपका सिलेंडर हम खाली नहीं होने देंगे। आपके यहां जब सिलेंडर खत्म होगा, हम आपके यहां सिलेंडर वहां पर रहेगा जब आपको जरूरत होगी तब। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, आज जिस तरीके के भ्रामक चीजों को फैलाया जा रहा है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और कहीं पर भी एलपीजी को लेके कोई क्राइसिस नहीं है। हाँ, जमाखोरी जो इन्होंने स्टार्ट किया है उस पे जो है हम काम कर रहे हैं, और वो जिस तरीके की चीजों को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं अपने लोगों के माध्यम से, वो भी करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इनका हमेशा का ये रहा है कि नोटबंदी हुआ तो कहे कि अर्थव्यवस्था खत्म हो गई, जीएसटी आया तो कहे कि व्यापार खत्म हो गया है, एसआईआर आया तो कहे लोकतंत्र खत्म हो गया है, ट्रेड डील हुआ तो कहे पूरा देश बिक गया है। अब ये इस तरीके के भ्रामक चीजों को लेके ये अपना पता नहीं क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, तो कह रहे हैं कि लोकसभा में उस पर चर्चा करो। कल गृह मंत्री जी ने इस पे स्पष्टीकरण दिया है। किस तरीके से ये फालतू समय बर्बाद करते हैं देश का, अपना और इस संसद का, वो पूरे देश के सामने है इस समय। ये इतने संवेदनशील होते तो देश के लिए कुछ करके दिखाते। गए गुजरे फालतू वेस्ट जिसे कहते हैं वो है। और कभी कॉमेडी शो करना हो तो आप कांग्रेस के प्रवक्ता को बुला लीजिए, आराम से बात करिए, हंसते हंसते जो है मजा आएगा। देखिए, इस समय भारत की जो नीति है वो 3 शब्दों से समझा जा सकता है। स्ट्रैटेजिक न्यूट्रलिटी है, नेशनल इंटरेस्ट है और एनर्जी सिक्योरिटी। हम इन तीनों पे काम कर रहे हैं। और एनर्जी सिक्योरिटी पे तो इन्होंने कभी कोई काम ही नहीं किया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी आए तो वो 3 जगहों पे उसके रिजर्वायर बनाए थे, क्योंकि मिडिल ईस्ट में हमेशा लड़ाई रहती है। मिडिल ईस्ट कभी बिना लड़ाई के रहा ही नहीं आज तक। हमेशा कभी सीरिया पे लड़ाई रही है, कभी ईरान इराक में लड़ाई रही है, कभी सऊदी और यमन में लड़ाई रही है, कभी हमेशा लड़ाई रही है भाई वहां पे। तो उसके लिए रिजर्वायर पे जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया था उसको, तो एनडीए जब यूपीए की सरकार आई तो उस पर रोक लगा दिया, उस पर कोई इन्होंने काम ही नहीं किया था। अभी जब मोदी जी आए तो उसको दोबारा उसको स्टार्ट किया, और आज की डेट में हमारे पास 45 दिनों से ज्यादा ईंधन मौजूद है। उसके अलावा 30% हमने
एथेनॉल मिलाया जिसमें ये गन्ना किसानों को फायदा हुआ, उसमें जो है हमें बेनिफिट मिला। कई गांव हरित क्रांति के तहत और स्वतः निर्भरता के तहत वो आज एनर्जी फ्री है। मतलब वो उस गांव में बाहर से कोई न तो बिजली जाता है, न पानी जाता है, ना ही वो उसके वेस्ट मैनेजमेंट से लेके न उसके लाइट से लेके वाटर जो ट्रीटमेंट है उससे लेके सारी चीजें उसमें कई गांवों में इंडिपेंडेंट है। इन्होंने कभी ऐसी योजना चलाए हो तो बताइए, इनको मालूम ही नहीं था कुछ। और ये विदेश नीति पे बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इंदिरा गांधी कभी इजराइल नहीं गई, हमेशा यासिर अराफात से मिलने के लिए फलस्तीन जाती रही, फिर भी इंदिरा गांधी को कभी जो है वहां का सर्वोच्च सम्मान नहीं मिला। उन्होंने सर्वोच्च सम्मान किसको दिया? मोदी जी को दिया। इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी आए, मजा देखिए, राजीव गांधी इज द ओनली प्रेसिडेंट जो कि विदेश गए और मार खा के आए। ये कोई प्रधानमंत्री का ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। वहां गए, इनको लाठियों से पीट दिया वहां के सैनिकों ने। अब ये इनके प्रवक्ता बैठ के यहाँ पे देखिए कितना मजा ले रहे हैं कि हाँ हमारे प्रधानमंत्री को पीट दिया था तो वहां से मार खा के लौटे हैं। इतनी बुरी स्थिति कांग्रेस की इस समय पूरे देश में इनके ऊपर जितनी जग हसाई की जा रही है, मतलब कहीं से कोई मतलब नहीं कुछ। अच्छा, एप्स्टीन भी नहीं बोल पाते ये मतलब क्या ये अभी वो स्थिति नहीं है? पैनिक होने वाली स्थिति है या नहीं? हमारे पास स्टॉक है? भाई पैनिक होने वाली स्थिति कहाँ से है, आप ये बताइए ना। हम तो क्यों लोग सड़क पर उतर रहे हैं, मारपीट करने तक उतारू हो जा रहे हैं सर? मारपीट क्या, मैंने बताया ना, नोटबंदी जब हुआ उस समय भी मारपीट ये कर रहे थे। और पहले तो ये जो हमारे वैक्सीन था भारत ने जो डेवलप किया था वैक्सीन और पूरे दुनिया को सप्लाई किया था, उसको ये बीजेपी का वैक्सीन बताते थे। आज बीजेपी का सिलेंडर क्यों नहीं बोल रहे? बोल दे। देखिए चक्कर क्या है ना, इनकी मानसिक स्थिति इतनी खराब है, इनके पास न दलील बचा है न कुछ इनके पास कहने के लिए बचा है। विदेश नीति किस तरीके से चलती है, ठीक है, अभी की तो स्थिति है, अभी की तो स्थिति है, ये हम अपने एक्सपर्ट से भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी की स्थिति है, अगर ये लंबा खींचा युद्ध तो फिर दिक्कत तो होगी ना, उसके लिए प्लानिंग की जरूरत है। जो अचानक से कहा जा रहा है कि अमेरिका ने अचानक तो इस पे अटैक किया, तो अमेरिका ने अचानक से अटैक नहीं किया। अमेरिका ने करीब 30 से 40 साल लगाया है उसके ऊपर ईरान के ऊपर अटैक करने का, और उससे पहले उन्होंने वेनेजुएला को रिजॉल्व किया है। आज की डेट में अगर भारत का संदेश आप देखिए तो भारत ईरान का खुल के समर्थन नहीं किया, लेकिन पूरी तरीके से इन्होंने इजराइल और यूनाइटेड स्टेट का भी समर्थन नहीं किया। भारत का संदेश बिल्कुल साफ है कि युद्ध को तुरंत रोका जाए, कूटनीति और बातचीत का समाधान निकाले, समुद्री व्यापार और तेल सप्लाई उसको सुरक्षित किया जाए, और विदेश मंत्री जयशंकर जी लगातार दोनों पक्षों के साथ संपर्क में। स्ट्रैटेजिक न्यूट्रलिटी में हम भारत सभी देशों के साथ संबंध रखेगा, लेकिन किसी भी सैनिक और सैन्य ब्लॉक का हिस्सा कभी नहीं बनेगा। हर फैसले का आधार होगा राष्ट्रीय हित, और ये चाहे रशिया यूक्रेन वॉर रहा हो या इजराइल हमास वॉर रहा हो, हमने हमेशा से कूटनीतिक संतुलन अपनाया है। भारत हमेशा से राष्ट्र हित उसको सर्वोपरि रखा है, और कहीं से भी किसी के उसमें हम नहीं झुके हैं। 3 बार के जो है सबसे बड़े ईरान के साथ हमारी बातचीत हुई है, और उसमें हम इसी निर्णायक चीजों पर पहुंचे हैं। और एक चीज मैं बता दूं कि भारत किसी का प्रॉक्सी नहीं है। भारत अपनी शर्तों पर विदेशी नीति चलाता है। दिल्ली का फैसला न तो वाशिंगटन, न ही तेहरान और न ही तेल अवीव से होता है। दिल्ली का फैसला दिल्ली में होता है और राष्ट्र हित में होता है। हमारे लिए भारत की विदेश नीति का पहला नियम यही है कि इंडिया फर्स्ट, इंडिया ऑलवेज। और हमने कभी किसी युद्ध का समर्थन नहीं किया है। हमने हमेशा हार्डलाइनर्स का विरोध किया है। ये आज हमास का सपोर्ट करने में खड़े हो गए। जब हमास ने इजराइल पर अटैक किया था, छोटे बच्चों को मारा था, वहां की महिलाओं को नग्न करके घुमाया था, तब ये पैलेस्टाइन के पक्ष में जो है और उसका गाजा का झोला लेके घूम रहे थे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। हमने कभी इसका समर्थन नहीं किया, और भारत की ने स्थिति बिल्कुल क्लियर किया है कि जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ है हम उसके साथ नहीं है। ईरान ने 3H ये फॉर्मूला अपनाया था, H फॉर हमास, H फॉर हूती, H फॉर हिजबुल्ला, और उसके बाद ये वहां का खलीफा बनना चाहता था।
हमने कभी उसका भी समर्थन नहीं किया ठीक है। और कभी हमारे साथ उन सब चीजों को लेके भी कोई बातचीत नहीं हुई और ना ही हमने समर्थन किया। हमने हमेशा टेरर का विरोध किया और हमेशा हम करते रहेंगे, क्योंकि भारत सबसे ज्यादा भोगी है। ठीक है। तापस पाल जी कह रहे हैं, अभिषेक अहलावत जी, तापस पाल जी कह रहे हैं कि पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास स्टॉक है और हम आगे के लिए प्लान कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष को विश्वास नहीं है। और बता दूं आपको, ठीक है सर, एक चीज मैं और बता दूं आपको जी, जल्दी से सर। देखिए, ये आपने अगर देखा होगा तो मिडिल ईस्ट में 10 दिन का उनका खाद्य स्टॉक बचा हुआ है। 7 मार्च 2026 को भारत की सबसे बड़ी खेप अबू धाबी पहुंची है। एतिहाद एयरवेज के कार्गो विमान से भारत से उन्होंने उड़ान भरा हुआ है। 8000 किलोग्राम के ताजे फल और सब्जियां भेजी गई है यहाँ से। करीब 12,000 पैकेट ये सीधे लुलु मार्केट के सुपर मार्केट के नेटवर्क तक पहुंचाया गया है। खाली हो रहा है और वहां पे 8 दिन का जो है केवल रसद बचा है। ईरान को भी मालूम है कि वो तेल खा के और पी के रह नहीं सकते, उनको खाना चाहिए। और अगर वो इस तरीके के मार्गों को ब्लॉक करेगा तो उसके पास ना तो खाने की आपूर्ति पहुंचेगी, ना ही उनके पास पानी पहुंचेगा, ना ही खाना पहुंचेगा। और ये चीज ईरान से लेके पूरे मिडिल ईस्ट को मालूम है और उसमें हम अग्रणीय भूमिका निभा रहे हैं और खाड़ी देशों की सहायता भी कर रहे हैं। इसको अगर कोई इग्नोर कर रहा है और इसको अगर मीडिया में नहीं बता रहे हैं तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, यही सवाल है, ये इसी पर हम आना चाह रहे थे डॉक्टर अभिषेक अहलावत जी के पास कि गल्फ कंट्रीज में फूड सप्लाई भी होता है और वो भी बाधित हो रहा है सर, जिसकी बात अभी तापस पाल जी कर रहे हैं। दूसरी चीज कि क्या ईरान के पास वास्तव में इतना प्रभाव है कि वो तेल सप्लाई को रोक दे या बाधित कर सके, और उसके साथ ही ये भी कि अब आने वाले समय में ऊर्जा संसाधनों को लेकर नई वैश्विक प्रतिस्पर्धा भी अब शुरू हो जाएगी। देखिए, ऊर्जा के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा ना होती तो ये युद्ध होता ही नहीं। दिलीप साहब, एक की बात मुझे एक सही लगी कि अमेरिका का जो इरादा है वो ईरान के तेली मफादों पे कब्जा करने का है। इस बात से मैं उनकी सहमत हूं, परंतु इजराइल का ऐसा कोई मकसद नहीं है। इजराइल का एकमात्र मकसद ये है कि जो हिजबुल्लाह को सपोर्ट करते हैं, जो हुतीज को सपोर्ट करते हैं, जो हमास को सपोर्ट करते हैं, उनके ऊपर हमला किया जाए। अगर इसी तरीके से हम अपने भारत देश की स्थिति को देखें तो हमारी पाकिस्तान से कोई दुश्मनी नहीं है। अगर कल को पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद, ये अजहर महमूद और ये दाऊद इब्राहिम इस तरीके आतंकवादियों को खुद से पकड़ के हमारे हवाले कर दे तो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध की या किसी भी तरह की टकराव की कोई स्थिति बचेगी नहीं। यही स्थिति सेम इजराइल और ईरान के बीच में है। जब इन्होंने 27 सितंबर 2023 में वो बर्बर हमला किया, पूरी दुनिया ने उसकी वीडियोस देखी है। महिलाओं के साथ किस तरीके से बर्बरता हुई, माइक्रोवेव में बच्चों को रख के मारा गया। इससे अगर किसी का दिल नहीं दुखा तो मैं मानता हूं वो दिल नहीं है, वो पत्थर है। खैर, बाद में इजरायलियों ने भी बदला लिया, इजरायली भी बदला ले रहे हैं। वो बम्बरसारे पर कम से कम इस बर्बरता पे वो नहीं उतरे हैं। उनका सीधे सीधे मानना यह था कि इनकी लीडरशिप को हम हटा देंगे तो बाद में बाकी लोग सरेंडर कर देंगे, परंतु ये हुआ नहीं। ये हकीकत है आज की। और जो आईजी, जो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प है, उसने कह दिया है कि अगले 6 महीने तक हम घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं है, पर 6 महीने ही कहे हैं उन्होंने। ठीक है, इससे ज्यादा की औकात उन्होंने भी नहीं बताई है। और जो ये बात कह रहे हैं दिलीप भाई कि अमेरिका इतना बड़ा देश हो गया, अपना इतना बड़ा देश हो गया, तो मैंने 71 की याद दिलाना चाहता हूं। जब हमने बांग्लादेश को आजाद कराया पाकिस्तान से, ईस्ट पाकिस्तान को, तो उससे हमला करने से पहले इंदिरा गांधी जी यूएसएसआर गई थी और वहां पे एक समझौता करके आई थी यूएसएसआर के साथ कि अगर हमारे ऊपर हमला होता है तो आपको हमारी सुरक्षा करने के लिए आना पड़ेगा। तो क्या ये घुटने टेकना नहीं था रशिया के सामने? हमने अपनी संप्रदा रशिया के हाथों क्या घुटने नहीं टेके थे? और आई भी थी, और रशिया आया भी था हमारी मदद करने के लिए। जब 7th फ्लीट चलती थी अमेरिका की, तो रशियन सबमरीन्स आई थी हमारी सुरक्षा करने के लिए। इसे घुटने टेकना नहीं कहते हैं साहब, इसे कूटनीति कहते हैं। आज की तारीख में जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है, उससे केवल तेल बाहर ही नहीं आता है, उसके थ्रू अंदर भी बहुत चीजें जाती हैं। ये जो पूरा इलाका जहां पे तेल की बहुतायत है वो रेगिस्तानी इलाका है जनाब। वहां पे इतनी फसलें पैदा नहीं होती कि वो अपनी जनसंख्या का पेट पाल सके। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ईरान हमारे अभी जो तापस पाल साहब जो कह रहे थे चावल खाने वाला देश, जो भारत का एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा चावल का होता है, वो ईरान को ही होता है।
अभिषेक जी, अगर जो वो बातें हमारे अभी शिप तपोस साहब गिराएगा, कह रहे थे कि तो खाएगा क्या? हाँ, फूड सप्लाई को लेकर, तो ये ईरान क्या समझ नहीं पा रहा है क्या? नहीं, आज जो समझौता जिस तरीके से बातचीत हुई है, मेरे को लगता है उनकी समझ में आ गया होगा कि कम से कम भारत की वेसल्स को तो हमें फ्री पैसेज देना ही देना पड़ेगा। ये उनको समझ में आ गया होगा, वरना उनकी खाने की आपूर्ति का क्या होगा? हमारे अलावा और उन्हें दे कौन सकता है? उनका मिडिल ईस्ट का कौन साथी दे सकता है? उधर यूरोप से कौन उन्हें दे सकता है? कोई और दे सकता है आपको लगता है? सिवाय भारत के चाइना दे सकता है। चाइना के बस की बात बाहर की बात है। चाइना उन्हें इस समय इंटेल फीड कर रहा है और बहुत ही बढ़िया तरीके से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है। रशिया भी उन्हें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है, इंटेल ट्रांसफर कर रहा है, परंतु वो उनकी फूड सिक्योरिटी को गारंटी नहीं कर सकते। ये क्षमता केवल और केवल भारत के पास है। और भारत के साथ तो उन्हें समझौता करना ही पड़ेगा। और एक और बात जो मैंने कल भी कही थी, जी जी, दिलीप भाई को मैं बता दूं कि लगभग 5.33 मिलियन मैट्रिक टन इतना रिजर्व है, स्ट्रेटेजिक रिजर्व हमारे पास भारत में। मैं जगह ही बताता हूं, विशाखापट्टनम, मैंगलोर, उडुपी और उड़ीसा में एक जगह है चांदी खाली, वहां पे सऊदी अरेबिया का 4 मिलियन मैट्रिक टन है, जो कि देखिए उसको हम काउंट नहीं करते, परंतु उस समझौते में भी आखिरी लाइन ये है कि इन द स्पेस ऑफ एन इमरजेंसी और अ वॉर, पहला यूज उस ऑयल का भारत के पास अधिकार है। तो इस समय पैनिक ना करवाएं। देश में जमाखोरों ने कोरोना टाइम पे भी आपने देखा होगा फर्जी दवाइयों की किस तरह से बिक्री हुई थी। जो दवाई 120 रुपए की थी वो 20-20 हजार 30-30 हजार रुपए की बिकी थी। तो देश में इस तरह के खराब लोग हैं, इस तरीके के बहुत, हम ये नहीं कह सकते कि हमारे देश की 100% जनसंख्या बहुत ही सिद्धांतवादी वैसे है। लोग हैं जो आपदा में अवसर इन ढूंढ लेते हैं। लोगों के प्रति आगाह करना जरूरी है, बिल्कुल, पैनिक ना है। हाँ, डॉक्टर सलीम वरना साहब, उसका हम फायदा लोग इस स्ट्रेट तरीके ऑफ के हॉर्मुज को जमाखोर लेकर ही उठाएंगे। बात कर रहे हैं कि वो जो एक 167 किलोमीटर लंबा है ये, और यहाँ से अगर हम दुनिया की बात करें तो एलएनजी का 20% और समुद्री मार्ग से होने वाले तेल के व्यापार का 25% हिस्सा जो है वो इसी रास्ते से होकर गुजरता है। इसका ईरान, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात जो बेसिन देश हैं, इराक, ईरान, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे खाड़ी देशों से भी यहाँ पर तेल आता है इस मार्ग से। हर महीने करीब 3000 जहाज़ इस रास्ते से गुजरते हैं। ये सबसे बड़ा रणनीतिक चोक पॉइंट है और यहाँ स्थिति ये उत्पन्न हो गई है जिसको लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और इसके बारे में बता रहे हैं। तो क्या अब आपको लगता नहीं है कि समय आ गया है कि ओमान और यूएई ये दोनों अब इसका वैकल्पिक रास्ता जरा विचार करें? क्योंकि इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है तो उन्हें भी दिक्कत होती है, जो गल्फ कंट्रीज हैं उन्हें भी दिक्कत होती है, और दूसरे कंट्रीज जो इस पर निर्भर हैं उनको भी दिक्कत होती है। देखिए, अगर जियो पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो बहुत ही सेफ पैसेज है और बहुत ही नजदीक का रास्ता है, और खाड़ी देशों के लिए, ईरान के लिए या जो ओमान और यमन है उनके लिए बहुत आसान है दुनिया के दूसरे देशों के साथ कनेक्टिविटी बनाना। लेकिन अगर हम इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बजाय कोई दूसरा रास्ता अगर ढूंढते हैं तो वो बहुत ही डिफिकल्ट है। दूसरा, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सुएज कैनाल को इसलिए बनाया गया था कि वो रास्ता छोटा है, लेकिन ओमान और यूएई अगर मिल करके कोई दूसरा रास्ता बनाना चाहते हैं तो लगभग 250 से 300 किलोमीटर लंबा टनल को बनाना, उसमें बहुत समय लगेगा, रिसोर्सेज का ज्यादा इस्तेमाल होगा, और अभी वो पॉसिबल नहीं। तो हो सकता है फ्यूचर में बन सकता है, क्योंकि ये एक सिचुएशन हमारे सामने क्रिएट हुई है, लेकिन इंस्टेंट जो पैसेज है वो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, और शायद इसी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो बहुत महत्वपूर्ण बना हुआ है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो खाड़ी देशों के लिए, ईरान के लिए और दुनिया के दूसरे देशों के आने जाने का वो रास्ता है, और ईरान इस बात को बाखूबी जानता है कि अभी इस वक्त हमारे पास, दुनिया के दूसरे देशों के पास कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है, इसीलिए वो उसके ऊपर इतना ज्यादा एम्फसाइज करके बना रखा है। तो ईरान की रणनीति जो है वो बहुत बढ़िया है, समय के हिसाब से वो बहुत सटीक है, और दुनिया के दूसरे देशों के पास, खास करके जो क्षेत्रीय देश हैं, उनके पास कोई विकल्प उपलब्ध नहीं, और इसीलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो महत्वपूर्ण बना हुआ है। तो और भारत के फॉरेन पॉलिसी को लेकर क्या अभी का जो सिनेरियो है, सिचुएशन है, उसमें
किस तरह से उसको देखिए- आप एनालाइज कर रहे हैं? देखिए, मैं ये कहूंगा कि भारत की विदेश नीति की ये बहुत बड़ी और बहुत सटीक और बहुत सही समय पे ये सफलता मिली है। हालांकि पीछे हमने कुछ कमियां की हैं। जैसे अमेरिका ने जब भारत के ऊपर दबाव बनाया कि आप ईरान से तेल बंद कर दो, तो हमने ग्रेजुअली तेल लेना जो है वो बंद कर दिया। और बड़ा जो तेल का जो आयात है वो हमारा स्टार्टिंग में ईरान से ही होता था, और अभी हमने धीरे धीरे उसको कम कर दिया। तो जैसे हम दूसरे लोगों से भी सुनते हैं और पढ़ते भी हैं कि भारत जो है वो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को फॉलो कर रहा है, तो मैं एज ए स्कॉलर के तौर पे देखता हूं कि ईरान के मसले में भारत जो है वो चूक गया। जिस दुनिया के दूसरे देशों के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। आपने भी कहा कि हम फलस्तीन के साथ भी हैं, हम इजराइल के साथ भी हैं, हम सऊदी के साथ भी हैं, अमेरिका के साथ भी हैं, लेकिन ईरान का कहीं ना कहीं हमने हाथ छोड़ा। अब चूंकि ईरान हमारा जो है वो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पड़ोसी देश है, और ईरान ने, अब हो सकता है कि जैसे अभी उन्होंने अहलावत जी ने कहा कि ये समय की जरूरत है, ईरान को भी जरूरत है, वो भी इस चीज को समझ रहे हैं कि भारत का जो पोजीशन है वो न्यूट्रल है, और आने वाले समय में भारत एक बहुत बड़ा उनका बाजार है, उनके तेल को वो खरीदता है, उनकी जरूरतों को पूरी करता है। हमारे हजारों टन जो बासमती राइस है वो जहाजों में लदा हुआ है। तो ईरान ने भी बहुत अच्छा एक फ्रेंडली जेस्चर दिया है कि हम भारत को जो है वो पैसेज दे रहे हैं। तो ये विन विन सिचुएशन है, लेकिन मैं इसमें ईरान की कूटनीति को यहाँ पे ज्यादा पैनी और ज्यादा मतलब सुलझी हुई कहूंगा कि उन्होंने भारत को इस समय जो है वो इस तरह का एक ग्रीन सिग्नल दिया और दुनिया के दूसरे देशों को दिखाया कि देखिए, अगर हम जिसको चाहेंगे हम उसको यहाँ से रास्ता दे सकते हैं। अमेरिका चाहे कितना ही जोर जबरदस्ती कर लें, हम उनको नहीं जाने देंगे। तो ये एक क्लियर सिग्नल है कि हम जिसको चाहेंगे वो जाएगा, जिसको चाहेंगे वो नहीं जाएगा। थोड़ा तो सा भारत क्या की इससे संबंध सुधरा है सर? अभी खामेनेई की मौत के बाद श्रद्धांजलि देना भारत की तरफ से, तो उसके बाद क्या कुछ संबंध सुधरा? और उसी के आधार पर दोनों विदेश मंत्रियों की जो बात हुई है, जिसके बारे में हम लोग अभी कह रहे हैं, खैर अब इस पर कितना अभी मुहर लगनी बाकी है कि हम भारत के जहाजों को सेफ पैसेज देंगे। देखिए, यहाँ भी आपको सोचने की जरूरत है कि भारत ने वेट एंड वॉच किया, समय लिया और कुछ टाइम के बाद रिस्पॉन्स किया। इंस्टेंट रिस्पॉन्स नहीं था। अगर किसी भी देश में इतना बड़ा कोई हादसा होता है कि वहां की लीडरशिप को डिकैपिटेट कर देते हैं, और भारत जैसा मजबूत और पड़ोसी देश जो है वो मतलब कुछ भी नहीं कह रहा है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। तो हमने कहीं ना कहीं बाद में डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश जरूर की है और एक सिग्नल दिया कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन हम ईरान के साथ हैं, मतलब खुलकर नहीं लेकिन हैं। और हमारे जब विदेश सचिव वहां गए और उन्होंने वो रजिस्टर में जाके साइन किया, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव था। लेकिन ये अगर पहले आता तो शायद इतनी नौयत नहीं आती। तो ईरान ने भी इस चीज को समझा कि भारत एक फ्रेंडली जेस्चर दे रहा है, हाथ बढ़ा रहा है, तो हमें भी ये मौका मिल रहा है कि हम भारत का हाथ पकड़ें। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों देशों ने बहुत सही समय पे सही डिसीजन लिया है, और इसका भारत को भी फायदा मिलेगा और ईरान को भी फायदा मिलेगा। और ईरान ने अपनी ताकत का प्रदर्शन तो दिखाई दिया है कि ईरान जो है वो उस पैसेज को लेके पूरी तरह से कंट्रोल करता है, और उसकी इजाजत के बिना वहां से कोई भी जो देश है वो अपना जहाज वहां से नहीं ले जा सकता है। अमेरिका हो सकता है कि वो बड़ी पावर है, उनके पास बहुत सारा सामान है, बहुत तरह के हथियार हैं, लेकिन ईरान ने स्ट्रैटेजिकली रणनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से अमेरिका को दिखा दिया कि आप यहाँ पर जो है आपकी दाल नहीं गल पाएगी। बिल्कुल। अब व्हाइट हाउस से ये कहा गया कि हमने उसके हथियारों को नष्ट कर दिया है और हम जब चाहें तब युद्ध खत्म कर सकते हैं, ट्रंप साहब बोल रहे थे। लेकिन रक्षा वहाँ का जो है डिफेंस डिपार्टमेंट वहाँ का अमेरिका का, उधर से वो कहा जा रहा है कि नहीं, अभी भी तनाव की स्थिति है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में। ट्रम्प साहब जो हैं वो बड़बोले हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, और मीडिया के सामने जब वो बोलते हैं तो उनके शब्दों पे उनका कंट्रोल नहीं है। ये लड़ाई है दो पक्षों के बीच में, 3 पार्टी जिसमें इन्वॉल्व हैं। ये वॉर अगर रुकेगा तो दोनों की अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस होगी। जैसे आज शाम का ही नया डेवलपमेंट है कि ईरान के प्रेसिडेंट ने कहा कि 3 शर्तें हैं, अगर आप मानोगे तो हम उस पर आगे बढ़ते हैं, हम नहीं वरना ये वॉर ऐसे ही चलता रहेगा। तो कहीं ना कहीं इस कांड की जो पोजीशन है वो स्ट्रेंथन है,
और वॉर में हमेशा जो पार्टी भारी होती है वो अपनी शर्तों को दूसरी पार्टी के ऊपर इम्पोज करती है। इसका आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एग्जांपल लें, जर्मनी के साथ क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एग्जांपल लें, तो जो पार्टी कमजोर होती है उसे शर्तों को मानना होता है, और जो पार्टी मजबूत होती है वो अपनी शर्तों पे जो है वो बात को आगे बढ़ाती है। तो मुझे ऐसा लगता है रणनीतिक बिंदु से देखें तो ईरान जो है वो मजबूत है। मैं इस बात को यही कहूंगा कि ईरान यहाँ पर अपर हैंड है, भले ही उसके पास ताकत कम है, भले ही वो अमेरिका के सामने ना रुके, लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करने में उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी है और उसको बंद करके रखा हुआ है। तो ये बहुत और अभी तक उसे सफलता मिली नहीं है अमेरिका को। बिल्कुल जी। हाँ। दिलीप जी, ये अभी मैं हमारे मतलब हमारे फॉरेन पॉलिसी पर तो कोई दिक्कत नहीं है ना? देखिए, फॉरेन पॉलिसी पे दिक्कत है या नहीं है, जिसे तो सरकार बेहतर जानती है। नहीं सर, आप लोग आकलन आप लोग भी तो करते हैं ना। अगर पूरी बात सुन लीजिए आप। अभी मैं एक बीजेपी के प्रवक्ता अपने भाई पाल जी से सुन रहा था। पहले तो मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ कि 45 दिन नहीं, अपने पास 25 दिन का रिजर्व होता है। पहले आपको करेक्ट कर देता हूँ, 25 डेज। ठीक है। और डॉक्टर अभिषेक जी को जी थोड़ा सा मैं करेक्ट करूंगा, उन्होंने 4 पॉइंट समथिंग बोला, 5.33 मिलियन टन, ठीक है, 39 मिलियन, ठीक है। सऊदी अरेबिया का है। और यूएसएसआर की जो आपने बात की सऊदी अरेबिया ने किया हुआ था 4 मिलियन मैट्रिक टन। मैं आपसे पहले भी बोल सकता था। एक वो अपनी बात रख रहे हैं, फिर दिलीप जी आपके पास वो आपने जो करेक्शन किया, मैंने चुप होकर सुना ना मैंने। हाँ, नहीं वो आपने जो करेक्शन किया उस पर वो कुछ कहना चाह रहे थे, फिर आपके पास गलत बात को भी सुना मैं उनकी। एक मिनट दे देते हैं दिलीप भाई। मैं केवल ये जोड़ रहा हूँ कि जो मैंने 4 मिलियन मैट्रिक टन कहा वो भारतीय नहीं है। भारतीय तो 5.33 है। जो 4 मिलियन मैट्रिक टन है वो सऊदी अरेबिया का है, वो भारत का नहीं है। ठीक है। हाँ दिलीप जी, आपने यूएसएसआर की बात की। दैट यूएसएसआर की जो हमने समझौता किया हुआ था, फ्रेंडली समझौता था। उस वक्त चाइना और यूएस का इतना प्रेशर था, ठीक है, पाकिस्तान को लेके इंडिया के ऊपर, कि वो करना ही था। और आज नहीं, बहुत पहले से रसिया हमारे लिए हमेशा खड़ा रहा है, ठीक है। इसमें ये बात कोई छुपी नहीं हुई है। मुझे उस दिन बहुत अच्छा लगा जब माननीय प्रधानमंत्री जी से एक टीवी चैनल पे एक इंटरव्यू हो रहा था। पत्रकार महोदया पूछ रही थी कि आप ये बताइए कि आप 2018 की बात है, शायद 18 या 19, कि आपकी अब तक की अचीवमेंट क्या है। तो उन्होंने कहा कि हमारी अब तक की अचीवमेंट ये है कि हम एक स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स का अल्टरनेटिव चाबार पोक बना रहे हैं। ये इंडिया का सबसे बड़ा अचीवमेंट है ग्लोबली, ठीक है। आपने 11,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट सिर्फ यूएस के एक कहने पे बंद कर दिया। आपने उसको आपने विड्रॉ कर लिया, अपने आप को आपने स्टॉप कर दिया, आपने विड्रॉ कर लिया। पहली बात, मेरा कहने का मतलब सिर्फ आप समझिए कि आप यूएस के साथ, यूएस भी एक कंट्री है, मैं मानता हूं डेवलप कंट्री है, लेकिन इतना ज्यादा आप कोऑपरेट नहीं कर सकती। छोटी छोटी कंट्रियां भी यूएस की नहीं सुनती। क्यों? स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप की नहीं सुनती, क्योंकि उनको खुद को पता नहीं कि मैं सुबह क्या बोलूंगा और शाम को क्या जवाब दूंगा, ठीक है। बात है भारत की। भारत कभी भी किसी भी कंट्री के सामने कभी झुका नहीं है, हमेशा अपने आप को न्यूट्रल पूरे वर्ल्ड में पेश करने की कोशिश की और न्यूट्रल रहा है। ये भारत की सबसे अच्छी नीति शुरू से चली आ रही है, जो अब नहीं दिख रही है। अब इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू कहता है युद्ध के दौरान, कहता है कि जस्ट आई थैंक्स टू माय फ्रेंड मिस्टर नरेंद्र मोदी, ही कॉल्ड मी टू टॉक 1 आवर एंड उन्होंने इस पर चिंता जताई, ठीक है। ये युद्ध के दौरान कहा है नेतन्याहू ने। नेतन्याहू इजराइल का प्रधानमंत्री ये युद्ध के दौरान कहा है, इसके क्या मायने निकाले जाए। अगर ये नहीं हुआ है, इजराइल और ईरान के युद्ध को लेकर अगर उसकी चर्चा नहीं हुई है, विदेश मंत्री, विदेश सचिव, प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री कोई भी आके कह सकता था ये बात सारी की सारी झूठ है। हमने युद्ध के लेके हमारी कोई बात नहीं हुई, ठीक है। अब बात आती है ईरान की। ऑफ कोर्स ईरान फूड प्रोडक्ट्स में इंडिया को
क्योंकि ईरान बहुत 2-3 सालों से, जब से वो परमाणु बनाने की कोशिश कर रहा है, वो सैंक्शन झेल रहा है पूरे वर्ल्ड से सैंक्शन झेल रहा है, जिसमें भारत उसका सबसे मददगार देश रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो फूड प्रोडक्ट है हम ही सप्लाई करते हैं, हमारा सबसे ज्यादा जो राइस का जो एक्सपोर्ट होता है वो ईरान में होता है। मैं उस बात को कहीं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। बात जब आती है डिनाई, क्योंकि वो सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। जस्ट युद्ध पहले से अनाउंस हो चुका था कि युद्ध होने वाला है, आज नहीं, डेट नहीं अनाउंस हुआ था। उसके बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी संसद छोड़ के इजराइल जाते हैं, इजराइल की संसद जाते हैं। ये कौन सी कूटनीति थी भाई? एक कंट्री जो युद्ध में जा रही है, आप उसकी संसद में जा रही है, कौन सी कूटनीति भाई? दोनों कंट्री के लिए आप न्यूट्रल हैं, आप एक ऐसी कंट्री में जा रहे हैं जो दूसरी कंट्री पे अटैक करने वाला है। रीजन कुछ भी हो, रीजन चाहे आज हम पाकिस्तान से लड़ाई लड़ते हैं आतंकवाद की, बहुत सारी कंट्रीज हमारे साथ होती है, बहुत सारी कंट्रीज हमारे खिलाफ होती है, लेकिन कोई कंट्री, जब हम युद्ध की ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो क्या इजराइल यहाँ आया था? अमेरिका के विदेश मंत्री यहाँ आए थे? पता था क्या कि इजराइल और ईरान हमला करने वाले हैं एक दूसरे पे? सॉरी, क्या उस समय ये पता था क्या कि ये युद्ध होने वाला है? पता था, ऑफकोर्स पता था। आप न्यूज चैनल देखिए, मैं एक्सेप्ट कुछ न्यूज चैनल की बात कर रहा हूँ, सॉरी मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, आप इंडिया के न्यूज चैनल में करें, आज भी अगर आप पता करेंगे तो आपको पता चलेगा, मास्टर स्ट्रोक, विश्व गुरु, ऐसे ऐसे शब्द आप सुनेंगे कि आप पागल हो जाएंगे। मतलब आपने डिक्शनरी में सुना भी नहीं होगा ऐसे शब्द। इंडिया की मीडिया आप देखेंगे तो आप वहां पे बम ईरान बरसा रहा है और इंडिया की मीडिया में चल रहा है ट्रंप का मास्टर स्ट्रोक, ट्रंप ने इसको बर्बाद कर दिया। अरे बॉस, अब क्या, कहाँ है आप, किस दुनिया में है? यहाँ न्यूयॉर्क की मीडिया बोल रही है। लेकिन ये भी तो एक है ना दिलीप जी, एक तो ये भी तो है ना कि हम भारत के विदेश नीति को लेकर चर्चा करने लगते हैं और हम कहते हैं कि ईरान इजराइल के साथ भारत खड़ा हो जाता है तो ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी देखिए, पाकिस्तान की बात आप कर रहे हैं, आपने पहले टर्म जो बात हो रही थी उसमें भी आपने पाकिस्तान की बात रखी। पाकिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान ईरान के साथ है या नहीं है तो आज का स्टेटमेंट आपको शायद पता होगा कि उसने कहा कि सऊदी के लिए हम तो ईरान पर भी हमला कर सकते हैं। अगर हम गलत हैं तो करेक्ट कीजिए डॉक्टर सलीम अहमद। कहा है कि नहीं पाकिस्तान ने? तो अब आप बताइए कि वो ईरान के साथ है या नहीं है? आप इतने कॉन्फिडेंट होकर पाकिस्तान के विदेश नीति पर मुहर लगा रहे हैं। इसका जवाब दे रहा हूं। हाँ, ये क्या है? हाँ, ये है कि ईरान ने पहले भी कहा है कि हम जितनी भी खाड़ी देशों पे अटैक कर रहे हैं, हम उनके जो इनोसेंट लोग हैं उन पे अटैक नहीं कर रहे हैं, उनकी चीजों पे, जहां पे यूएस आर्मी है, जहां पे यूएस आर्मी को छुपा के रखा है, हम सिर्फ वहीं पे अटैक कर रहे हैं, हम वहीं पे अटैक कर रहे हैं। आप समझिए युद्ध चल रहा है ईरान और इजराइल की। हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हमारे सलमान जी के, वो जताते हैं सलमान जी के उनके ऊपर अटैक हो गया। अटैक ही नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, तापोस पाल साहब जरा आप बताइए। मैं अटैक कर रहा हूँ। हेलो, हाँ आवाज आ रही है? जी हाँ सर बोलिए। जी देखिए, मैं कुछ चीजें पहले बता दूं। भारत की जो कूटनीतिक पहल थी उसकी सबसे बड़ी जीत यही है कि एस जयशंकर जी की जो ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत हुई थी, उसके बाद ईरान ने भारत के तेल टैंकरों को सुरक्षित मार्ग देने की अनुमति दी है। इससे लगभग 28 भारतीय जहाज और 778 नाविक वो सुरक्षित भारत वापसी, उसकी स्थिति जो है वो तय हो चुकी है। अभी मैं जिस पर डिस्कशन चल रहा था, देखिए डोनाल्ड ट्रंप से जब टाइम्स ऑफ इजराइल में जो इंटरव्यू दिया गया है उसके 2 महत्वपूर्ण पॉइंट बताता हूँ। कई पॉइंट्स हैं उसके। युद्ध समाप्त करने का निर्णय ट्रंप और नेतन्याहू का संयुक्त विचार होगा। जब ट्रंप से ये पूछा गया कि अमेरिका हमले रोकने के बाद भी इजराइल अकेले युद्ध जारी रख सकता है क्या, तो ट्रंप ने ये कहा कि ऐसी स्थिति की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी। तो इससे ये साफ संकेत माना जा रहा है कि अमेरिका इजराइल की रणनीति इस युद्ध में बहुत गहराई से जुड़ी थी। लेकिन हालांकि कल अमेरिका ने स्पष्ट इस चीज को क्लियर किया था
कि अमेरिका के गोल अलग हैं इस युद्ध से और इजराइल के गोल अलग हैं। अभी मैं आता हूँ यूएई के बयान पे। देखिए, यूएई ने के एक राजदूत ने ये कहा है कि नरेंद्र मोदी जी ईरान और इजराइल के नेताओं से बात करें तो एक फोन कॉल पे ये पूरा संकट खत्म हो सकता है, और ये बहुत बड़ी जीत माना जा रहा है। प्रधानमंत्री जी का सम्मान खाड़ी देशों की नेताओं, जनता और बिजनेस समुदाय, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बिजनेस समुदाय में बहुत ज्यादा है। तो ये बयान भारत की कूटनीतिक विश्वसनीयता को भी दर्शाता है, क्योंकि वहां जितने लोग हैं कंट्री से सबके लिए। तीसरी चीज मैं बता दूं कि डिजिटल युद्ध में डेटा सेंटर जो है एक इस समय नए रणनीति के तहत सामने आया है। पहले क्या होता था कि तेल रिफाइनरी, बंदरगाह और बिजली घर ये महत्वपूर्ण माने जा रहे थे। आज की डेट में डेटा सेंटर उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। ड्रोन हमले में अमेजॉन वेब सर्विस और अन्य क्लाउड सुविधाओं को बहुत भारी नुकसान हुआ है। बहरीन और यूएई के जो डेटा सेंटर है उन पे हमले होने के बाद बैंकिंग ऐप बंद हुए हैं, एयरपोर्ट का संचालन प्रभावित हुआ है, यहाँ तक कि शेयर मार्केट को भी उनको बंद करना पड़ा है। और इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट किसको हुआ है? भारत को हुआ है। ठीक है। भारत में इस समय जो टेक कंपनियां हैं उसमें अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, और इन्होंने सीधा जो वहां की अस्थिरता है उसको लेके भारत में निवेश करने की पूरी बात कही है। ठीक है। मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और कोची ये संभावित लोकेशन टारगेट किए गए हैं। सर, इस पर आज वक्त इतना ही था। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दिलीप मिश्रा जी, तापस पाल साहब, डॉक्टर अभिषेक अहलावत जी और डॉक्टर सलीम अहमद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इन चर्चा बहुत अच्छी रही। चलते चलते एक और बड़ी खबर आ रही है, और ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां पर पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। प्रदेश में रसोई गैस की कमी की अफवाहों से बचें, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है, और साथ ही ये निर्देश दिया है कि कालाबाजारी और जमाखोरी पर तत्काल एफआईआर दर्ज कराया जाए। तेल कंपनियों के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री की उच्च स्तरीय बैठक हुई। रसोई गैस आपूर्ति वितरण की समीक्षा भी की गई, और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि घबराहट यानी कि पैनिक न होने दें, घबराहट न फैलने दें, समयबद्ध वितरण सुनिश्चित करें, क्योंकि लोग सड़क पर अब आ रहे हैं, गैस एजेंसीज के बाहर सिलेंडर्स लेकर वो लोग पहुंच रहे हैं, और इससे एक पैनिक सिचुएशन उत्पन्न हो रही थी, जिसकी चर्चा भी हम लोग कर रहे थे। उसको लेकर मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दिया है। छात्रावासों, अस्पतालों, धर्मशालाओं, होटलों और विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों से संवाद स्थापित कर वैकल्पिक ईंधन के उपयोग के लिए प्रेरित करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है कि प्रदेश में डीजल, पेट्रोल और गैस की कोई समस्या नहीं है, अभी है, और पैनिक सिचुएशन उत्पन्न न होने दें, और जो भी अफवाह फैला रहा है, कालाबाजारी कर रहा है, जमाखोरी कर रहा है, उसके खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए। तेल कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक हुई, उच्च स्तरीय बैठक मुख्यमंत्री की। रसोई गैस तेल आपूर्ति वितरण की समीक्षा की गई, और साथ ही छात्रावासों, अस्पतालों, धर्मशालाओं, होटलों और जो दूसरे व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं वहां संवाद स्थापित करने और वैकल्पिक ईंधन के उपयोग के लिए प्रेरित करने का भी निर्देश दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी है। जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।